हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था तीसरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसका ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, जिसको हम देख लेते हैं ज्वालामुखी वगैरह के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पिछले क्लास में भूप्रपट्टी पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने भूप्रपट्टी और मेंटल को कंप्लीट कर लिया था। 2 परतों को हम कंप्लीट कर चुके थे। तीसरी परत है करोड़, करोड़ या करोड़। करोड़ व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पाई जाती है। करोड़ और मेंटल की जो सीमा है 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। बाह्य करोड़ तरल व आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में पाया जाता है। जो बाह्य करोड़ है वो तरल अवस्था में पाया जाता है और आंतरिक जो करोड़ है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। और जो करोड़ है इसमें निकिल और लोहे की अधिकता आपको देखने को मिलती है। निकिल और लोहा अधिक पाया जाता है इसमें। ज्वालामुखी और उससे निर्मित हम स्थल रूप की बात करें, सबसे पहले हम बात करें कि ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी जो प्रक्रिया है, ज्वालामुखी जो क्रिया है, इसके अंतर्गत पृथ्वी के अंदर से वह स्थान जहां से गैसें, तरल पदार्थ, विखंडित पदार्थ, लावा, जिसे आंतरिक भाग में मैग्मा कहते हैं। जो लावा है इसको आंतरिक भाग में मैग्मा कहते हैं, मेंटल वगैरह में। ठीक है, आदि बाहर धरातल पर आते हैं। इस क्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के विखंडित पदार्थ, तरल पदार्थ, गैसें वगैरह जो बाहर निकलती है उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। इससे बड़ी मात्रा में जंगल की हानि भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये पदार्थ कुछ समय पहले ही निकले हैं तो इसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अगर जो ये पदार्थ है, गैसें है, विखंडित पदार्थ वगैरह है, ये कुछ समय ही पहले निकले हो तो इसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, हम जिसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो तरल पदार्थ है वो धरातल पर आते हैं, जिसमें लावा प्रवाह, लावा के लावा के जमे टुकड़े, जो लावा प्रवाह है और लावा के जमे टुकड़ों का मलबा, लावा प्रवाह, लावा के जमे टुकड़ों का मलबा, ज्वाला, यह है ज्वालाखंडास्मी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पायरोक्लास्टिक। पायरोक्लास्टिक भी बाहर निकलते हैं तरल पदार्थ के रूप में। ज्वालामुखी राख, धूल कण और गैसें वगैरह भी बाहर निकलते हैं। कौन कौन सी गैसें ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से बाहर निकलती है, अगर उनकी हम बात करें, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से गैसें ज्वालामुखी क्रिया से बाहर निकलती है, तो उसमें है नाइट्रोजन यौगिक, जलवाष्प यौगिक, सल्फर यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन, ये गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रकृति की हम बात करें तो ये धरातलीय आकृतियों के आधार पर इसके प्रकारों की बात करेंगे। अब हम ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर और धरातल पर जो आकृतियां बनती है, इनसे जो ज्वालामुखी निकलती है, उस आधार पर हम इसके प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला प्रकार है शिल्ड ज्वालामुखी। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पिछली बार लेबर असिस्टेंट ज्योग्राफी के एग्जाम में ये ज्वालामुखी पूछी गई थी, शिल्ड ज्वालामुखी। ठीक है, शिल्ड ज्वालामुखी की हम बात करें तो बेसाल्ट प्रवाह, बेसाल्ट प्रवाह को हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आप समझ लो बेसाल्ट प्रवाह जो कि दरारी उद्गार होता है। बेसाल्ट प्रवाह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े ज्वालामुखी है। ठीक है, जो बेसाल्ट प्रवाह है, जो शिल्ड ज्वालामुखी है, ये बेसाल्ट प्रवाह यानी दरारी उद्गार पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े ज्वालामुखी है, जो शिल्ड ज्वालामुखी है। उदाहरण की हम बात करें तो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, जो कि प्रशांत महासागर में आते हैं। ये ज्वालामुखी तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। सबसे पहले जब ये शिल्ड ज्वालामुखी निकलती है तो ये तरल रूप में निकलती है और फिर ये ठंडी हो जाती है, उसके जमने से ये बनती है शिल्ड ज्वालामुखी। ठीक है, ठंडे होकर जमने से। अब बात करें, ढाल तीव्र नहीं होती है। जो ये शिल्ड ज्वालामुखी है इसकी ढाल तीव्र नहीं होती है, लावा फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। जो शिल्ड ज्वालामुखी है इसमें जब लावा निकलता है ज्वालामुखी से, तो जैसे फव्वारा चलता है इस प्रकार से ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है। निकास वाले स्थान पर शंकु जैसे आकृति बन जाती है। जहां से ये लावा निकलता है उस निकास वाले स्थान पर शंकु जैसी आकृति बन जाती है, जिसको सिंडर शंकु या फिर सिंडर कोण कहते हैं। ये इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि सिंडर शंकु या सिंडर कोण क्या है। अब हम मिश्रित ज्वालामुखी की बात करेंगे कि मिश्रित ज्वालामुखी क्या होता है। तो जो मिश्रित ज्वालामुखी है
अगर इसकी हम बात करें तो सामान्यतः जो मिश्रित ज्वालामुखी है, ये मिश्रित ज्वालामुखी ठंडा या सयान या चिपचिपा या गाढ़ा लावा निकलता है इसमें। जो मिश्रित ज्वालामुखी इससे ठंडा, सयान भी कहते हैं इसको, चिपचिपा भी कहते हैं, और गाढ़ा, इस प्रकार का लावा पृथ्वी के अंदर से, धरातल के अंदर से निकलता है। विखंडित पदार्थ नली के आसपास जमा हो जाते हैं जिससे मिश्रित ज्वालामुखी का निर्माण होता है। जो विखंडित पदार्थ इससे बाहर निकलते हैं, ठीक है, जो चिपचिपा पदार्थ, गाढ़ा पदार्थ इससे बाहर निकलता है, वो जिस नली से निकलता है, जहां जिस क्षेत्र से निकलता है उसके आसपास जमा हो जाते हैं, जिसको हम मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम कोल्डेरा या फिर ज्वालामुखी मुख्य कुंड की बात करते हैं कि ज्वालामुखी कुंड क्या होता है या कोल्डेरा क्या है। इससे भी कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि कोल्डेरा क्या है। ज्वालामुखी कुंड होते हैं ये सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी, यानी कि पृथ्वी पर जो सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है, जब इतना विस्फोट, उस विस्फोटक ज्वालामुखी में जब इतना विस्फोट हो कि इसका मुख वाला भाग नीचे की ओर धंस जाए, मतलब पृथ्वी का जो सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है उसमें जब इतना विस्फोट हो कि उसका जो मुख वाला भाग है वो नीचे की ओर धंस जाता है, मुख वाला भाग नीचे की ओर धंस जाता है, इतना ज्यादा विस्फोट होता है कि विस्फोट होकर उसका जो मुख वाला भाग है वो नीचे की ओर धंस जाता है, तो उससे ज्वालामुखी कुंड बनते हैं, उससे कोल्डेरा बनते हैं। ठीक है, अब हम बेसाल्ट प्रवाह की बात करें जो इधर आया था। बेसाल्ट प्रवाह क्या होता है, तो ये क्षेत्र होते हैं, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, यहाँ से तरल लावा निकलता है, तरल लावा इस क्षेत्र से निकलता है जो कि काफी दूर तक जाता है। लावा प्रवाह मुख्यतः दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से होता है। जो लावा प्रवाह होता है, आपसे पूछे कि लावा प्रवाह मुख्य रूप से किन से होता है, तो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से लावा प्रवाह होता है मुख्य रूप से। ठीक है, दरारी वाले ज्वालामुखी से होता है। इससे पठार निर्मित होते हैं, जैसे दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र का पठारी बाग भी इससे ही बना है, बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र से। ठीक है, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो देखो डायग्राम बनाया है मैंने, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, और इधर अटलांटिक महासागर है बीच में। इसके जो ये यहाँ पर ये लंबा सा ये बना है, ये कटक है। ठीक है, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी की हम बात करें तो इनका उद्गार महासागरों में होता है। जो मध्य महासागरीय ज्वालामुखी, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका जो उद्गार होता है वो महासागरों में होता है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय कटक की हम बात करें तो मध्य अटलांटिक कटक है। आपसे एग्जाम में पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय कटक कौन सा है, तो मध्य अटलांटिक महासागर कटक है। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक है। कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता है। मध्य महासागरीय कटक श्रृंखला 70,000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जो मध्य महासागरीय कटक श्रृंखला है वो 70,000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और ये डायग्राम से आपने समझ लिया, ये बीच वाला एक कटक होता है, महाद्वीपों के बीच महासागरीय क्षेत्र में आता है, ये मध्य अटलांटिक महासागर में ये कटक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा, कोरोड के बारे में देखा, ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थल रूप है उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की, और मिश्रित ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में देखा हमने। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने करोड़ को देखा। करोड़ और मेंटल की जो सीमा है वो 32 किलोमीटर की गहराई तक है। बाह्य करोड़ तरल अवस्था में और आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में पाया जाता है। निकल व लोहे की इसमें अधिकता होती है। ज्वालामुखी और उसके उद्गार से निर्मित स्थल रूप की बात करें, उससे निर्मित स्थल रूप की बात करें तो वह स्थान जहां से गैसीय तरल पदार्थ, विखंडित पदार्थ बाहर निकलते हैं, उस क्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। क्या क्या बाहर निकलता है, तो उससे गैस, मैग्मा वगैरह निकलता है। कुछ अगर ये पदार्थ कुछ समय पहले ही निकले हैं तो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। सामान्यतः ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, सक्रिय, प्रसुप्त और मृत। जो तरल पदार्थ धरातल पर आते हैं, लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालाखंडास्मी है ये, इसको इंग्लिश में पायरोक्लास्टिक कहते हैं। ज्वालामुखी राख, धूल कण और गैसें। गैसें कौन कौन सी, तो नाइट्रोजन यौगिक, जलवाष्प यौगिक, सल्फर यौगिक, क्लोरीन और आर्गन ये बाहर निकलती है, हाइड्रोजन और आर्गन। ज्वालामुखी उद्गार की प्रकृति धरातलीय आकृतियों के आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले ये शील्ड ज्वालामुखी, जो कि पिछली बार लेवल 16 एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया था। शील्ड ज्वालामुखी, बेसाल्ट प्रवाह, यानी दरारी उद्गार पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े ज्वालामुखी है। जैसे उदाहरण की बात करें तो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में आए थे।
ये ज्वालामुखी तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि ये इनकी ढाल तीव्र नहीं, जो सिल्ड ज्वालामुखी है इनकी ढाल तीव्र नहीं होती है, लावा फौमारे के रूप में बाहर निकलता है, निकास वाले स्थान पर शंकु जैसी आकृति बनती है जिसको हम सिंडर शंकु या सिंडर कोण कहते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी ठंडा संयान या चिपचिपा लावा गाढ़ा पदार्थ निकलता है, विखंडित पदार्थ नली के आसपास जमा हो जाते हैं जिसे मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी कुंड कोल्डेरा की बात करें तो जो विश्व की या फिर धरातल के सबसे विस्फोटक जो ज्वालामुखी है उसमें और ज्यादा विस्फोट होता है। विस्फोट होने से जो उसका मुख वाला भाग है वो धरातल के अंदर धस जाता है या फिर मुख वाला भाग नीचे की ओर धस जाता है जिससे विध्वंस गर्त बन जाता है। एक तरह से नीचे धसने से विध्वंस गर्त बन जाता है जिस कारण से ज्वालामुखी कुंड बनते हैं। बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र, यहाँ से तरल लावा निकलता है जो कि काफी दूर तक जाता है। लावा प्रवाह मुख्यतः दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से होता है। इससे पठार निर्मित होते हैं जैसे दक्कन ट्रेप, महाराष्ट्र का पठारी भाग। मध्य महासागरीय कटक की बात करें, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी की, तो इसका उद्गार महासागरों में होता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय कटक है मध्य अटलांटिक कटक। कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता है। मध्य महासागरीय कटक श्रृंखला 70,000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस क्लास को कंप्लीट कर लिया। इसमें थोड़ा सा और बाकी है जिसको हम अभी देखेंगे। लास्ट में कुछ चीजें और बची हुई है आपके, उसको और हम देखने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझेंगे इसको, जो चीजें बची हुई है और इम्पोर्टेंट चीजें हैं सारी। इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप के बारे में हम देखेंगे कि जो ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप है वो क्या है, कौन कौन से है। देखो, गर्मी का तो बहुत भारी काम हो गया। अभी मैं क्लास बनाता हूँ लेकिन बिना पंखे के क्लास बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं पंखे को चलाऊं तो आपकी क्लास डिस्टर्ब होएगी, उसमें आवाज आती है। तो बिना पंखे के इतनी गर्मी में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं दोनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि इससे दोनों का फायदा है। ठीक है, मेरे पढ़ाने से मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप की हम बात करें तो अंतर्वेदी आकृतियां बनती है कुछ इससे। अब ये अंतर्वेदी आकृतियां क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्वेदी आकृतियां, तो इसके बारे में देखें तो जो अंतर्वेदी आकृतियां होती है, जब लावा धरातल पर पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे सेल परतों में जमा हो जाता है। लावा पूरी तरह से धरातल पर नहीं पहुंच पाता है, वो नीचे ही सेल परतों में जमा हो जाता है, तो उसको अंतर्वेदी आकृतियां हम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी आकृतियां होती है। इस प्रकार से लावा भूपटल के नीचे ही सेलों में या सेलों में जमा हो जाता है। ठीक है, सेलों में जमा हो जाता है, जिससे अंतर्वेदी आकृतियां बनती है। ठीक है, आंतरिक भाग में लावा जमा होने से बने सेल समुद्र को पातालीय सेल कहते हैं। ठीक है, जो आंतरिक भाग है उसमें लावा जमा होने से जो सेल समुद्र बनते हैं उसको हम पातालीय सेल कहते हैं। ठीक है, पातालीय सेल यहाँ पर बनता है। धरातल के ऊपर जमा लावा ज्वालामुखी सेल कहलाता है। आंतरिक भाग में जो लावा जमा होता है उसको तो पातालीय सेल कहते हैं, और धरातल के ऊपर जो लावा जमा होता है उसको हम ज्वालामुखी सेल कहते हैं। अब कौन कौन सी अंतर्वेदी आकृतियां हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहली है बेथोलिथ, फिर है लेकोलिथ, फिर है लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल और डाइक। इस प्रकार के नाम है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सबसे पहली इसका बी से स्टार्ट है बेथोलिथ, फिर एल से लेकोलिथ, फिर इसका लेपोलिथ, इसका फेकोलिथ। सबसे पहले हम देखते हैं बेथोलिथ। बेथोलिथ कौन सी आकृति होती है, तो गुबंद के आकार में जमा, गुबंद के आकार में गहराई में जमा मैग्मा पिंड, ये कहलाती है बेथोलिथ। ठीक है, गुबंद के आकार में होती है, गहराई में जमा मैग्मा का पिंड होता है ये। इसका निर्माण ग्रेनाइट से होता है। अंतर्वेदी चट्टानों में सबसे बड़ी चट्टान है बेथोलिथ। ठीक है, गहराई में जमा मैग्मा पिंड है गुबंद के आकार में। अब लेकोलिथ की बात करें तो यह भी गुबंद नुमा जमाव है, लेकिन बेथोलिथ से थोड़ा छोटा है। इनका तल समतल तथा नीचे से, इनका तल समतल है। जो बेथोलिथ जो लेकोलिथ है, लेकोलिथ का तल समतल है और नीचे से पाइप रूपी नली से जुड़ा होता है। जो लेकोलिथ है इनका तल समान है और नीचे से पाइप जैसी नली से ये जुड़ा होता है। इनकी आकृति मिश्रित रूप से ज्वालामुखी के गुबंद से निर्मित होती है, इनकी लेकोलिथ की। उदाहरण की बात करें तो कर्नाटक का पठार में ग्रेनाइट चट्टाने जो बनी हुई है वो लेकोलिथ की ही बनी हुई है। तो बेथोलिथ में तो ऐसा कोई उदाहरण है वो हमने नहीं देखा अभी,
लेकिन जो लेकोलिथ है उसमें उदाहरण है कर्नाटक पठार में ग्रेनाइट चट्टानें। ठीक है, ये गुबंद नुमा जमाव है, किंतु बेतोलिथ से छोटा है। इनका तल समतल तथा नीचे पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है लेपोलिथ। लेपोलिथ की हम बात करें, यह है लेपोलिथ। लेपोलिथ की हम बात करें तो लेपोलिथ लावे का तस्तरी नुमा जमाव है या फिर अवतल नुमा जमाव है। फिर है लेपोलिथ लावे का तस्तरी नुमा जमाव। फिर है फेकोलिथ। जो फेकोलिथ है ये अपनति और अभिनति में लावे का लहरदार जमाव होता है। अपनति ऊपर वाला भाग, अभिनति नीचे वाला भाग अपनति। ठीक है, ऊपर वाला भाग अभिनति, नीचे वाला भाग अपनति, शायद ऐसे ही है। तो फेकोलिथ अपनति व अभिनति में लावे का जमाव। लावे का किस प्रकार से जमाव? तो लावे का लहरदार रूप से जमाव होता है इसमें फेकोलिथ में। तो फेकोलिथ में अपनति और अभिनति में लावे का लहरदार जमाव होता है। फिर सिल या फिर सीट की बात करें, सिल या सीट क्या होता है? सिल या सीट जो अंतर्वेदी आकृतियां है, तो ये क्षैतिज रूप में लावे का जमाव होता है। सिल या सीट में एकदम लावे की चादर बन जाती है। सिल या सीट में क्षैतिज रूप से लावे का जमाव होता है। ठीक है, सिल जो अधिक मोटा लावा जमाव होता है उसको सिल कहते हैं, और जो पतला जमाव होता है उसको सिल या सीट कहते हैं। तो सिल तो अधिक मोटा जमाव और सीट पतला जमाव। डाइक की हम बात करें तो डाइक दरारों में धरातल, ठीक है, जो डाइक है दरारों में धरातल के समकोण पर जमाव। जो डाइक है इसमें दरारों में जमाव होता है। जो दरार है, दरारों में जमाव होता है लावे का। तो दरारों में धरातल के समकोण पर जमाव जो होता है उसको हम डाइक कहते हैं। सबसे पहले डाइक में आपको याद रखना कि ये दरारों में होता है और धरातल के समकोण के रूप में जमाव होता है। उदाहरण के रूप में पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में जमाव डाइक का उदाहरण है। इस प्रकार से हमने तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चौथा चैप्टर हम महाद्वीप और महासागर वाला पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं आपको। ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप की बात करी हमने, अंतर्वेदी आकृतियां देखी। जब लावा धरातल पर पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे सेलों में जमा हो जाता है तो उसको हम अंतर्वेदी आकृतियां कहते हैं। आंतरिक भाग में लावा जमा होने से बने सेल समुद्र को पाताली सेल कहते हैं। धरातल के ऊपर जमा लावा ज्वालामुखी सेल कहलाता है। अंतर्वेदी आकृतियों में बेतोलिथ गुबंद के आकार का होता है, और गहराई में जमा मैग्मा पिंड होता है। इसका निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है और अंतर्वेदी चट्टानों में सबसे बड़ी है। फिर लेकोलिथ, इनका जमाव भी गुबंद के आकार में हुआ है लेकिन बेतोलिथ से थोड़ी छोटी है। इनका जो तल है समतल है तथा नीचे पाइप रूपी नली से ये जुड़ा होता है, और इनकी जो आकृति मिश्रित ज्वालामुखी के गुबंद से निकली हुई है। उदाहरण कर्नाटक पठार में ग्रेनाइट चट्टानें। लेपोलिथ की बात करें, लावे का तस्तरी नुमा या अवतल नुमा जमाव। फेकोलिथ अभिनति और अपनति। जो फेकोलिथ है अभिनति और अपनति में लावा का, ठीक है, अपनति और अभिनति में लावे का लहरदार जमाव होता है फेकोलिथ, लहरदार फेकोलिथ। सिल और सीट क्षैतिज रूप से जमाव। सिल में अधिक मोटा जमाव और सीट में पतला जमाव। डाइक दरारों में धरातल के समकोण पर जमाव, जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में जमाव। इस प्रकार से हमने तीसरा चैप्टर का रिवीजन भी कर लिया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के पास पहुंचाएं, क्योंकि एनसीईआरटी तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से 11th क्लास के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही सही। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी गर्मी में मैं आपके लिए क्लासें बना रहा हूँ। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू।